अभिनंदन अपार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल आजादी की कहानी के 45वें एपिसोड में। अभी पिछले एपिसोड में मैं आपके समक्ष बिहार में उग्रवादी आतंकवादी आंदोलनकारियों के क्रियाकलापों, उनकी गतिविधियों और समाज में उनके प्रति जो भावना थी, इसके संबंध में मैंने आपके समक्ष बहुत सारी बातें रखी थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने जो अब बताने जा रहा हूं वो ये कि बिहार के उग्रवादी आतंकवादी क्रांतिकारी देशभक्त अंग्रेज सरकार को चतुर एवं शक्ति संपन्न एवं जघन्य संस्था समझते थे। निसंकोच हिंसात्मक गतिविधियों के द्वारा उन्होंने सरकार के विरुद्ध एक तरह से युद्ध की घोषणा कर दी थी। प्रांत के सभी स्वाधीनता प्रेमियों से यह अपील की गई थी कि वे सरकार की झूठी आशाओं एवं अल्पकालिक सुविधाओं की मृगतृष्णा में न भटकें, पथाभिमुख न होकर राष्ट्रहित में सर्वस्व न्यौछावर कर देने का पुनीत आह्वान किया गया। उनकी अंतरात्मा में यह स्वर मुखरित था कि शहीदों की अस्थियां प्रतिशोध के लिए पुकार रही हैं। यदि देशभक्त उनकी पुकार नहीं सुनते तो यह राष्ट्र के साथ द्रोह होगा, गद्दारी होगी। ये उग्रवादी क्रांतिकारी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हत्या एवं डकैती के लिए भी तत्पर रहते थे। व्यक्तिगत हत्याओं एवं डकैतियों में भी उनकी रुचि थी, जैसा कि अगस्त क्रांति के समय संगठित अनेक क्रांतिकारी दलों के क्रांतिकारियों ने किए थे। उनका विश्वास था कि पराधीनता की स्थिति शर्मनाक है, दासता एक अभिशाप है, अभिशप्त जीवन उन्हें स्वीकार्य नहीं था। भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुलामी की लौह श्रृंखला तोड़ फेंकना वे अनिवार्य समझते थे। स्वतंत्र राष्ट्र में ही नागरिक सम्मान पूर्वक जीवन जी सकता था। यदा कदा वे आंतरिक विद्रोह तथा सेना में असंतोष फैलाकर सत्ता परिवर्तन का कार्यक्रम चलाते थे। उनका संदेश था कि तलवार के बल पर सरकार को धराशायी कर दो। इन आतंकवादियों का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ लोकतंत्र की स्थापना तथा देश की सामाजिक आर्थिक विषमताओं को निरस्त करना भी था। उल्लेखनीय है कि उत्तरी बिहार के उग्रवादी क्रांतिकारी शोषण के साम्राज्य से घृणा करते थे। उनका कहना था कि जब अंग्रेज शासक अमानुषिक एवं पाशविक आचरण करने में शर्मसात नहीं होते तो वे भारत माता को आजादी दिलाने हेतु यदि ऐसा करते ही हैं तो क्या अनुचित करते हैं। नैतिकता एवं अनैतिकता में उनकी दृष्टि में कोई फर्क नहीं था। पत्रों की सहायता से, संगीत, नाटक आदि साहित्यिक माध्यमों से वे अंग्रेजों के प्रति घृणा भाव तथा स्वदेश प्रेम का उदात्त भाव जनमन में भरते थे। बम बनाना, बंदूक चुराना, दूसरों से आग्नेयास्त्र किसी प्रकार उपलब्ध करने का वे प्रयास करते थे। चंदा, दान अथवा डकैतियों के द्वारा वे व्यय के लिए धन संग्रह करते थे। ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए वे संचार माध्यमों एवं आवागमन के साधनों को तरह तरह से तहस नहस कर डालते थे। टेलीफोन के तार काटना, रेल की पटरियों को उखाड़ना, आरक्षी केंद्र पर कब्जा करना, डाकघर एवं सरकारी खजानों को लूटना एवं आतंकवादी अत्याचारी पदाधिकारियों को हत्याएं करना उनका काम था। आजाद दस्ता एक सैन्य दल के समान थी। उनमें सैनिकों को अस्त्र शस्त्र चलाने एवं गुरिल्ला युद्ध का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। युवकों, छात्रों, श्रमिकों एवं कृषकों को इन गतिविधियों में भाग लेने को प्रेरित किया जाता था। उनमें अनुशासन एवं देश प्रेम की भावना भरी जाती थी। अंग्रेजों की हत्या करने के लिए उन्हें प्रेरित कर जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आने की मंत्र औषधि भी पिलाई जाती थी। अध्ययन में यह स्पष्ट होता है कि अगस्त क्रांति के समय ब्रिटिश सरकार ने उत्तरी बिहार में समाज के सभी वर्गों पर जघन्यतम अपराध किए, अत्याचार किए। क्रांतिकारियों ने भी प्रतिशोध की भावना से हिंसात्मक कार्रवाई की। सारण, चंपारण, दरभंगा, मोतिहारी, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सहरसा, भागलपुर, देवघर एवं दुमका, संथाल परगना इत्यादि स्थानों पर पुलिस की बर्बरता सारी सीमाएं तोड़ चुकी थी। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा था। परिणामतः आजाद दस्ता में उत्तर बिहार के अनेक वर्गों से लोग सम्मिलित होने लगे।
इनमें श्री जयप्रकाश नारायण एवं उनके सहयोगियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। ये सभी राष्ट्रहित में सर्वस्व समर्पण करने को कटिबद्ध हो गए। सरकार एक ओर इन आतंकवादियों को कुचलने का प्रयास करने लगी तो दूसरी ओर उत्तरी बिहार के उग्रवादी क्रांतिकारी प्रशासन को निर्मूल करने में लग गए। उग्रवादी क्रांतिकारियों को अनेक प्रकार से उत्पीड़ित एवं प्रताड़ित किया गया। इनमें गिरफ्तारी, फांसी और आजीवन कारावास शामिल है। अपनी हत्या और दमनात्मक कार्यवाही के प्रतिशोध में उग्रवादियों ने भी थाना जलाया, पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस तथा सैनिकों के मुकाबले आग्नेय अस्त्र शस्त्रों की कमी उग्रवादियों के पास तो थी, किंतु उनमें उत्साह एवं देशभक्ति की भावना तरंगित थी। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि उग्रवादी आतंकवादी क्रांतिकारियों ने अनेक क्रांतिकारी दल, उदाहरणार्थ सियाराम दल, परशुराम दल इत्यादि का संगठन कर दिया था। इनके सदस्य डकैती के माध्यम से धन एवं अस्त्र शस्त्र एकत्र करते थे। लाइसेंसधारी लोगों से बलपूर्वक बंदूकें छीन ली जाती थीं। पुलिस के अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया जाता था। उन्हें गोली से मार देने में भी वे संकोच नहीं करते थे। पुलिस के मुखबिरों एवं गरीबों के शोषकों को भी आतंकित किया जाता था। आजाद दस्ता एवं क्रांतिकारी दलों ने पुलिस कर्मचारियों एवं सैनिकों में दहशत फैला दिया था। उत्तरी बिहार के अनेक स्थानों पर स्थानीय अंग्रेज प्रशासकों को भेज दिया गया था। यहां पर उनका जनता का राज्य स्थापित कर दिया गया था। उग्रवादियों में अधिकांश युवक एवं छात्र थे। उनकी उम्र बहुत कम थी। इसका तात्पर्य यह नहीं कि इन आतंकवादी गतिविधियों में मध्यम आयु वर्ग शामिल नहीं था, परंतु युवकों की अपेक्षा मध्यम आयु वर्ग के लोगों की संख्या नगण्य थी। उत्तरी बिहार के उग्रवादी क्रांतिकारियों में अधिकांश पुरुष थे। इसका यह अर्थ नहीं कि इसमें महिलाओं का योगदान नहीं था, बल्कि हम कह सकते हैं कि महिलाओं की संख्या नगण्य थी। अधिकांश उग्रवादी ग्रामीण परिवेश में पले थे। उत्तरी बिहार के नगर क्षेत्रों में भी, जैसे दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, पूर्णिया, भागलपुर, समस्तीपुर इत्यादि नगरों में भी उग्रवादी गतिविधियां चल रही थी, मगर इनमें अधिकांश ग्रामीण थे। ग्रामीण समाज का ही सर्वाधिक शोषण किया गया था, अतः इसी वर्ग से अधिकांश आतंकवादी उभरकर सामने आए थे। उन क्रांतिकारियों में अनेक ऐसे थे जिनका सामाजिक एवं आर्थिक शोषण किया गया। उनके परिजनों का दृष्टिकोण ब्रिटिश शासन के प्रति घृणामूलक था। वे शोषण तथा अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते थे। कुछ ऐसे भी थे जिसके परिवार पर अत्याचार नहीं हुआ था, तथापि वे भारत माता को स्वतंत्र कराने हेतु आगे आए थे। दीन दलितों के प्रति किए गए अत्याचार ने भी उन्हें क्रांतिकारी बनने को विवश किया। इन आतंकवादियों का विश्वास था कि हिंसात्मक गतिविधियों से देश को स्वतंत्र नहीं किया जा सकता। आतंकवादी गतिविधियों से ही देश को स्वाधीनता दिलाई जा सकती है। उग्रवादी क्रांतिकारियों में समाज के सभी वर्ग के लोग सम्मिलित थे, लेकिन अध्ययन से यह पता चलता है कि इनमें अधिकांशतः शिक्षित युवा वर्ग के थे। साथ ही समाज के श्रमिक एवं कृषक वर्ग के लोग भी आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न थे, चाहे वो चोरी छुपे ही क्यों न हो। अधिकांश उग्रवादी मध्यम वर्ग के थे, किंतु उनकी आर्थिक स्थिति उन्नत नहीं थी। उनके परिवार का शोषण अनेक प्रकार से किया जाता था। उच्च वर्ग के क्रांतिकारियों की संख्या नगण्य थी। अधिकांश उग्रवादियों के परिवार की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि था। कुछ उग्रवादी क्रांतिकारी श्रमिक वर्ग से भी आए थे। नौकरी पेशा वाले परिवार के लोग उग्रवादी क्रांतिकारी नहीं बने थे। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ है कि अधिकांश उग्रवादी क्रांतिकारियों के परिजन किसी न किसी रूप से स्वाधीनता संग्राम से संबद्ध थे। कुछ ऐसे आतंकवादी थे जिनके परिवार के सदस्यों ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। इन उग्रवादियों को यह महसूस हुआ कि उनके माता पिता या परिवार के सदस्य हिंसात्मक आंदोलन में भाग ले रहे थे, किंतु कोई उल्लेखनीय सफलता उनको नहीं मिल पाई थी। अतः उन्होंने अनुभव किया कि हिंसात्मक गतिविधियों के स्थान पर हिंसात्मक एवं आतंकवादी कार्रवाइयों से ही भारत को आजादी दिलाई जा सकती है। ऐसे भी उग्रवादी थे जिनके परिवार के सदस्य पूर्व में स्वाधीनता संग्राम में सम्मिलित नहीं थे, तथापि उन्होंने उग्रवादी क्रांतिकारी के रूप में अपनी उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन किया। इनमें एक भी ऐसा उग्रवादी नहीं था जिसका उदारवादी तरीकों से में विश्वास हो। वे मानते थे कि हिंसात्मक प्रणाली से यदि हम आंदोलन चलाएं तो भारत को कभी आजादी नहीं मिल सकेगी। आजादी के सबसे बड़े प्रतिरोधी अंग्रेज शासक थे, अतः उनको भयभीत, आतंकित एवं बाध्य करके भारत छोड़ने को मजबूर करना वे आवश्यक मानते थे। उत्तरी बिहार के अधिकांश उग्रवादी क्रांतिकारी शिक्षित थे, किंतु उनकी शैक्षणिक योग्यताओं में भिन्नता थी।
उनमें अशिक्षितों की संख्या कम थी, उसी प्रकार बहुत अधिक शिक्षित या उच्च योग्यताधारियों की संख्या भी नगण्य थी। अधिकांश लोग उग्रवादी तब बने जब वे शिक्षा प्राप्त कर ही रहे थे। वैसे कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उग्रवादी बन गए थे, जिन्हें यह विश्वास हो गया था कि उदारवादी साधनों से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती और न ही अंग्रेजों के शोषण की समाप्ति हो सकती है। अशिक्षित ग्रामीण उग्रवादी एवं आतंकवादी बनने में हिचकते थे, लेकिन अक्टूबर 1942 के उपरांत भागलपुर, दरभंगा, सिवान, मुजफ्फरपुर तथा संताल परगना के अशिक्षित लोगों में उग्रवादी आतंकवादी गतिविधियों के प्रति झुकाव हुआ एवं वे भी आतंकवादी क्रांति में सम्मिलित हो गए। उत्तरी बिहार के उग्रवादी क्रांतिकारियों ने प्रांतीय स्तर एवं जिला स्तर के पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मचारियों के साथ प्रतिक्रियात्मक गतिविधियों का उपयोग किया। उनमें उनसे प्रतिशोध लेने की प्रवृत्ति विकसित थी। पुलिस कर्मियों पर गोली चलाना, थाना लूटना, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाना आदि उनकी आतंकवादी गतिविधियां थी, कार्यवाहियां थी। इसकी प्रतिक्रिया में प्रशासनिक पदाधिकारियों ने पुलिस तथा फौज की सहायता लेकर उन पर गोली चलवाई, उनकी हत्या की, उन्हें गिरफ्तार कर न्याय का नाटक कराकर फांसी दिलवाई तथा अथवा लंबी अवधि के लिए कारावास की सजा दिलाई। उग्रवादी क्रांतिकारी पुलिस के चंगुल से भागकर फरार हो गए। वैसे फरार आतंकवादियों को गोली मार देने का वारंट जारी किया गया। वे यत्र तत्र भूमिगत रहे, बहुत तो पुलिस की नजर से बचकर नेपाल चले गए। साथ ही अनेक उग्रवादी क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। उनकी बड़ी क्रूरता से पिटाई की गई तथा उन पर तरह तरह के अत्याचार किए गए, लेकिन इन अत्याचारों को झेलने की अपार क्षमता उग्रवादी क्रांतिकारियों में थी। पुलिस तथा फौजी व्यक्तियों ने उनको असह्य यातनाएं दी, मगर उनकी अंतरात्मा में व्याप्त देश प्रेम की उत्कट अभिलाषा को वे दबा नहीं सके। अनेक उग्रवादी क्रांतिकारी ऐसे थे जो 5-5 वर्षों तक कारावास की यातनाएं भोगते रहे। 1943 एवं 1944 में उत्तरी बिहार में करीब 351 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति तक वे जेल में रहे तथा पुलिस के अत्याचारों को, अमानवीय कृत्यों को सहते रहे। उन्हें समुचित आहार एवं यथेष्ट वस्त्र भी नहीं दिए जाते थे। इसके बदले बर्बरता पूर्वक उन्हें पीटा जाता था, उनकी आवश्यकताओं की अनदेखी की जाती थी और उन्हें तरह तरह से यातनाएं दी जाती थी। आजाद दस्ता के सदस्य होने के नाते अनेक उग्रवादी क्रांतिकारियों ने यथा श्री सूर्य नारायण सिंह, श्री सत्यनारायण सिंह, श्री रामलोचन सिंह, श्री राम सिंहासन सिंह, श्री शारदानंद झा, श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री जागेश्वर झा, श्री गुलाब चंद्र गुप्ता, श्री रामनंद मिश्र, श्री देवनारायण गुरुमेहता, श्री विंध्यवासिनी सिंह, श्री वैद्यनाथ मिश्र, श्री योगेंद्र शुक्ल एवं श्री यमुना सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने वालों में से गिने जाते थे तथा पुलिस कर्मचारियों एवं शोषण करने वालों से प्रतिशोध लेने की महती भूमिका निभाने में अग्रणी थे। अनेक अपने प्राणों की आहुति देकर शहीद बन गए। उन्हें गिरफ्तार कर उन पर अनेक आरोप लगाए गए जिन अपराधों में उनका हाथ नहीं था, वैसे आरोप भी उन पर लगाए गए ताकि उन्हें निःशक्त कर दिया जाए। न्यायालय में एक पक्षीय कार्यवाही की गई, न्याय का नाटक करके उनके आरोपों को प्रमाणित किया गया एवं उनकी लंबी अवधि के लिए सजा दी गई। अपने मित्रों को उग्रवादी सदैव आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने को प्रेरित करते थे। अनेक क्रांतिकारियों को इस संदर्भ में सफलता भी मिली, कुछ असफल भी हुए। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तरी बिहार के उग्रवादी क्रांतिकारियों में अनेक ऐसे भी हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अनेक ऐसे हैं जिनको वह प्रतिष्ठा नहीं मिली जो उनके साथियों को मिली। स्वतंत्रता के उपरांत जब वे कारावास से मुक्त हुए तो अनेक का घर लौटने पर स्वागत सम्मान किया गया, उन्हें सराहा गया। ऐसे भी उग्रवादी क्रांतिकारी हैं जिनके घर एवं परिवार में उपेक्षा की गई, उनकी गतिविधियों को संदेह की नजरों से देखा गया। उत्तरी बिहार के समाज में उग्रवादियों को दो दृष्टिकोण से देखा गया। समाज के वर्ग में तो उनका भव्य स्वागत किया, लेकिन दूसरे वर्ग ने उनका न तो स्वागत किया और न ही उनकी गतिविधियों के प्रति समर्थन व्यक्त किया। अतः यह कहा जा सकता है कि उनकी उपेक्षा समाज द्वारा की गई। कुछ मुसलमान युवक, छात्र, श्रमिक एवं कृषक इसमें भाग ले रहे थे, लेकिन अधिकांश मुसलमान इन गतिविधियों से प्रायः उदासीन ही रहे। सरकार का भी व्यवहार एवं उनकी भावनाएं एक समान नहीं थी। कुछ उग्रवादी क्रांतिकारियों का स्वागत किया गया
उनको प्रमाण पत्र तथा पदक दिया गया, उनको पेंशन दी गई, उन्हें रोजगार के अवसर दिए गए। लेकिन ऐसे भी उग्रवादी क्रांतिकारी थे जिनके साथ अपेक्षाकृत उदासीनता ही प्रदर्शित की गई, जिससे उनको बहुत क्षोभ हुआ। उदारवादियों का दृष्टिकोण उग्रवादियों के प्रति समर्थनात्मक या सकारात्मक नहीं था। वे उनकी गतिविधियों के प्रति क्रांतिकारी आंदोलन की अवधि में भी उदासीन रह रहे थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भी वे आजादी दिलाने का पूरा श्रेय उदारवादियों की गतिविधियों को देते थे। लेकिन उग्रवादी आतंकवादी क्रांतिकारियों को अपने किए कार्यों के प्रति पूर्ण संतोष था। उनका मानना था कि देश की स्वतंत्रता के लिए उनसे जो कुछ भी बन पड़ा, जो कुछ भी संभव हुआ, उन्होंने किया। इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि देश की स्वतंत्रता के लिए उत्तरी बिहार के अनेक उग्रवादी क्रांतिकारी ने प्राणों की आहुति देकर शहादत प्राप्त की। उन्होंने अपने क्षुद्र स्वार्थों एवं जीवन का होम कर दिया। दूसरी ओर स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत अनेक उदारवादी क्रांतिकारियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति वैभव एवं समृद्धि को प्राप्त हुई। वे सत्ता में आकर अपने बलिदान की तुलना में देश से अधिक प्राप्त करने में सफल हो गए। उनकी तुलना में उग्रवादी क्रांतिकारियों का बलिदान बहुत अधिक था, मगर उनको समाज में उदारवादियों जैसा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। देश हित में उन्होंने जो किया, इसका आत्मसंतोष उन्हें आज भी है। वस्तुतः इन उग्रवादी क्रांतिकारियों के योगदान की सराहना की जानी चाहिए। आत्मोत्सर्ग एवं बलिदान करने के उपरांत भी आज वे अपनी मध्य स्तरीय सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति से संतुष्ट हैं। इस अध्ययन से और विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि आतंकवादी क्रांति उत्तरी बिहार के प्रायः सभी जिले में 1940 से 1945 तक पर्याप्त वेग के साथ चलती रही, परंतु इनका क्रांतिकारी आंदोलन प्रभावशाली नहीं हो सका। आजाद दस्ता की गतिविधियों से प्रांतीय सरकार एवं जिला प्रशासन बहुत आतंकित हो गया था। उसने दमनात्मक उपायों का सहारा लिया। क्रांतिकारी आंदोलन को जितना समर्थन बुद्धिजीवी एवं शिक्षित वर्ग से मिलना चाहिए था, उतना इस क्रांति को नहीं मिला। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उग्रवादी एवं आतंकवादी क्रांतिकारियों ने अपना आंदोलन जारी रखा। यह कम महत्व की बात नहीं है। 1945 तक सरकार के दमन चक्र से उग्रवादी क्रांति शिथिल कर दी गई, किंतु सरकार उन क्रांतिकारियों की भावनाओं को दबा न सकी। आजाद दस्ता बहुत दिनों तक आतंकवादी गतिविधियां जारी नहीं रख सकी। इसके अनेक कारण थे। उत्तरी बिहार के उग्रवादी आतंकवादियों को जनसाधारण, मध्यम वर्ग एवं कांग्रेस का भी अपेक्षित समर्थन नहीं मिल सका। उच्च मध्यम वर्ग के लोग इसके कट्टर विरोधी थे। आजाद दस्ता का गठन यद्यपि किया गया, परंतु संगठित केंद्रीय संस्था का अभाव था। विभिन्न प्रांतों में संगठन अलग अलग काम कर रहा था। उनमें परस्पर सहयोग, समन्वय तथा सामंजस्य का अभाव था। उनके पास पर्याप्त अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे। परिणामतः सरकार ने इनकी गतिविधियों का कठोरता से दमन कर दिया। इस प्रकार उग्रवादी क्रांतिकारी पंगु बना दिए गए। अंग्रेज शासक एवं बिहार की पुलिस उत्तरी बिहार के इन आतंकवादियों को डाकू, हत्यारे एवं आतंकवादी कहते थे। अंग्रेजों का ऐसा कहना स्वाभाविक ही था, किंतु शोधकर्ता उन क्रांतिकारियों को अंग्रेजों की भाषा में आतंकवादी नहीं कह सकता है, क्योंकि उनका उद्देश्य समाज में आतंकवाद स्थापित करना नहीं था, बल्कि अत्याचारी शासकों के मन में आतंक उत्पन्न करना था। वे अंग्रेज हत्यारों एवं शासकों को सबक सिखाना चाहते थे। उग्रवादी क्रांतिकारी जो भी कार्य करते थे, उनके मूल में राष्ट्रभक्ति की भावना ही प्रवाहित थी। इसलिए वे अपने प्राणों की आहुति देने को सदैव प्रस्तुत रहते थे। यातना, प्रताड़ना एवं अत्याचार सहकर भी अनेक क्रांतिकारी उत्तर बिहार में आज भी अस्वस्थावस्था में जीवित हैं। उनको आत्मत्याग एवं बलिदान का कोई प्रतिदान नहीं मिला। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उत्तरी बिहार के उग्रवादी शहीद क्रांतिकारियों एवं जीवित क्रांतिकारियों की भूमिका अद्वितीय एवं चिरस्मरणीय थी। आजादी के पौधे को इन क्रांतिकारियों ने अपने खून से सींचा। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि समाज ने इन्हें उचित स्थान और सम्मान नहीं दिया। महात्मा गांधी ने भी इनके अवदान को स्वीकार नहीं किया। स्वतंत्र भारत की केंद्रीय एवं बिहार सरकार ने भी इनके महत्व का आकलन वांछित रूप में नहीं किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास पर कई पुस्तकें प्रकाशित हुईं, लेकिन उत्तरी बिहार के क्रांतिकारियों की भूमिकाओं को जानबूझकर महत्वहीन बनाने का प्रयास किया गया। परंतु शोध प्रबंध में उनकी गतिविधियों, कार्यक्रमों एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया, क्योंकि उत्तरी बिहार के क्रांतिकारी महान देशभक्तों को, जिन्होंने राष्ट्रहित में
हित का बलिदान किया, उचित स्थान एवं सम्मान देना युक्ति संगत एवं न्याय संगत है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।